मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का छठा पाठ शब्द निर्माण। तो बेटा हम पढ़ेंगे उसमें कि शब्द निर्माण में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला है उपसर्ग। अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं और उनसे नए शब्द बन जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सु, कु, प्रा, परा, अनु, औ आदि। तो बेटा इसमें ये बताया गया है कि ऐसे शब्दांश, ऐसे मूल शब्द जिनके आगे हम कोई अलग शब्द जोड़ देते हैं, कोई और अन्य शब्द जोड़ देते हैं, तो उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये उपसर्ग हैं। मूल शब्द बल और देश हैं, और जो नए शब्द बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कोई बल शब्द है, ये बल मूल शब्द है, उसके आगे हम अगर निर को जोड़ देंगे तो हमारा नया शब्द बन के आ जाएगा निर्बल। तो हमने बल के आगे निर को लगा दिया, तो जो निर को हमने लगाया तो वही उपसर्ग होता है। बल का तो मतलब अलग ही होता है, बल हो गया, लेकिन उसके आगे हमने एक शब्द और जोड़ दिया तो उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो गया, और वो परिवर्तन होकर बन गया निर्बल। निर्बल जिसमें बल ना हो। तो बेटा ऐसे ही किसी भी शब्द के आगे अगर हम किसी भी शब्द को जोड़ दें तो उसके अर्थ में जो परिवर्तन हो जाता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे देश है, देश के आगे हमने वी जोड़ दिया, वी जोड़ दिया और वी हो गया हमारा उपसर्ग, और देश हमारा है मूल शब्द, उसमें हमने वी जोड़ा तो बन गया हमारा नया शब्द। क्या बना? विदेश। तो ये हमारा नया शब्द बन के आया है। इसमें परिवर्तन हो गया ना बेटा। देखो, देश हमारा देश होता है और विदेश जो हमारे देश से बाहर जो देश होते हैं वो विदेश कहलाते हैं। तो अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ कि हमने उसमें वी को जोड़ा। वी क्या है? हमारा उपसर्ग। तो जो पहले शब्द जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि बदलाव आ जाता है, उसका अर्थ को बदल देता है, वो होता है हमारा उपसर्ग। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो आगे पढ़ लेते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अवयव। तो बेटा इसमें यह बताया गया है कि हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जो संस्कृत के वर्ड लिए जाते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो वो संस्कृत के वर्ड होते हैं। तो वो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी जो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द होते हैं वो। तो जो आगे लगकर, किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, जो हमने अभी पढ़ा है कि उपसर्ग, अर्थ और नए शब्द, तो ये संस्कृत वाले उपसर्ग हैं। जैसे किसी भी मूल शब्द के आगे जो भाव हमारा मूल शब्द है यहाँ पर, उसमें हमने आ को लगा दिया, आ को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अज्ञान, असत्य, अशिक्षा, अविश्वास। तो बेटा इसमें यही बताया गया है कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, जो तत्सम शब्द हम जो लेते हैं, आगे लगा देते हैं किसी भी मूल शब्द के आगे, तो जो नया शब्द बनता है वो तत्सम उपसर्ग कहलाता है, संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऐसी अति हो गया, बहुत अधिक, अन्न, अधि,
अनु, अप, अभी, ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं और किसी मूल शब्द के आगे अगर वो लग जाता है तो वो तत्सम उपसर्ग कहलाता है। तो ये तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण है बेटा, तो उन सब का हमें अभ्यास करना है। तो अगला है बेटा हमारा हिंदी के उपसर्ग। तो बेटा जैसे ये अध है, अध हो गया कोई भी चीज़ आधी, अध का अर्थ है आधा। तो किसी भी हम आधी चीज़ के आगे, जो आधी चीज़ होती है उसके आगे अगर हम अध लगा दें तो हमारा नया शब्द बन जाएगा अध खिला, अध पका, अध मरा, अध जला। तो ये जो उपसर्ग हैं ये सारे हिंदी के उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग हैं। अन, अन होता है कि निषेध, अभाव, किसी भी चीज़ का मतलब नहीं होना, अभाव होना। अनजान, अनहोनी, अनपढ़। तो हम अगर किसी भी मूल शब्द के आगे अन लगा देंगे तो हमारा नया शब्द बन के आ जाएगा अनजान, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, वो हम कैसे पहचान सकते हैं। ऐसे आगे हमारा उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो बेटा ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। जैसे एन हो गया, एन का अर्थ है ठीक या पूरा, और नया शब्द हमारा बन गया है एन वक्त, एन मौका। हमारा शब्द तो था वक्त, उसमें हमने एन जोड़ दिया, उपसर्ग उर्दू फारसी का उपसर्ग जोड़ा तो वो बन गया एन वक्त। कई बार बात आती है कि एन वक्त पर बारिश आ गई या एन वक्त पर हमारे घर में कोई मेहमान आ गया, तो ये वो वाली बात बताई गई है बेटा कि उर्दू फारसी के जो शब्द होते हैं, उपसर्ग होते हैं, उनका भी कैसे हम प्रयोग करते हैं। जैसे गैर हो गया, गैर का मतलब होता है भिन्न, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। तो बेटा ये सारे उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं, इनका हमें अभ्यास करना है। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। तो बेटा ये यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनके जो अवयव हम प्रयोग करते हैं, शब्दों में बोले जाते हैं। जैसे स्व हो गया, स्व का मतलब होता है अपना, अपना, सेल्फ, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज। ऐसे बेटा ये सारे संस्कृत के अवयव हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। वो ये सारे उपसर्ग संस्कृत के अवयव ही कहलाते हैं। ये संस्कृत के अवयव हैं, वो उर्दू फारसी के अवयव हैं, ये हिंदी के उपसर्ग हैं बेटा, और ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, तत्सम उपसर्ग जो जिनको हम बोलते हैं वो हैं ये। तो बेटा आज का चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो बेटा इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सही से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।